मान लीजिए मैं इंडिया का एक आम नागरिक हूं और मेरी मंथली इनकम 12,000 रुपए है। और अगर मैं ये कैलकुलेट करूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है, तो ये नतीजे शायद आपके होश उड़ा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि 12,000 में कौन सा टैक्स, ये तो किसी स्लैब में भी नहीं आता। तो बस यही आप गलती कर जाते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से ये गलतफहमी दूर करते हैं और जानते हैं कि हम कितना परसेंट टैक्स देते हैं और सरकार उसका कितना परसेंट हमें रिटर्न करती है अपने सर्विसेज और सब्सिडीज के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आपको इंफॉर्मेशन देना चलता रहेगा। टैक्स की बात करें तो एक आम इंसान लगभग हर एक चीज पे टैक्स देता है, चाहे वो खाना हो या नॉर्मल से नॉर्मल रिचार्ज। हमारी जेब से कब ये पैसा निकलकर सरकारी खजाने में चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे मार्च में सैलरी मिली 12,000 रुपए। उसमें से मैंने घर का राशन पे ऑलमोस्ट 3,000 रुपए खर्च किया, जिसमें अगर टैक्स कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट 12 से 15% मुझे जीएसटी पे करना पड़ा, जो ऑलमोस्ट 360 रुपए हुआ। उसके बाद मेरे पास बाइक है जो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए का पेट्रोल पी जाती है महीने में। वो अलग बात है कि ये 800 में काम चल जाता था, बट अब ये 1,000 रुपए लगते हैं, जिसमें से 500 मुझे सेंट्रल और स्टेट टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। ये जो 200 रुपए बढ़े हैं वो ही एक्चुअली इन्फ्लेशन कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे घर में बिजली और पानी का बिल ऑलमोस्ट 800 रुपए आता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% मुझे एज ए टैक्स देना पड़ता है, और ऐसे टैक्स देने पड़ते हैं जिसका नाम मैंने कभी सुना भी नहीं होता। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 320 रुपए। इसके अलावा अगर छोटे मोटे खर्चे जोड़ूं तो 500 रुपए और टैक्स हो जाता है, जैसे रोड टैक्स या फिर रेस्टोरेंट में चला गया वगैरह वगैरह। तो टोटल हो गया ऑलमोस्ट 1680 रुपए, जो कि मेरी सैलरी का ऑलमोस्ट 14 से 15% टैक्स है। आप भी अपने सैलरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना परसेंट टैक्स आप नॉर्मल से नॉर्मल चीज पे देते हैं। मैंने बात की 800 रुपए के पेट्रोल की, जिसके लिए मुझे अभी 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो जो 200 रुपए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं वो है मेरा एक्चुअल इन्फ्लेशन, या सिंपल भाषा में बात करें तो महंगाई। और जो परसेंटेज निकलता है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। अगर परिभाषा की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है दैनिक और आम उपयोग की अधिकांश वस्तुएं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन इत्यादि। इन्फ्लेशन हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता अगर हमारी सैलरी भी इंक्रीमेंट हो रही हो। जैसे अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है और उसके साथ हमारी सैलरी भी 5% बढ़ जाती है तो इसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट अगर ये डिफरेंस बढ़ जाता है तो ये सोचने का विषय बन जाता है। हमने अक्सर हमारे पापा से या दादा से सुना होगा कि हमारे टाइम में घी 1 रुपए किलो या अनाज 1 रुपए किलो मिलता था, पर जब उन्हीं चीजों के दाम आज हम देखते हैं तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके एक मात्र कारण इन्फ्लेशन है। आपने कभी सोचा है कि इन्फ्लेशन का रीजन क्या होता है? क्या ऑफिशियल या सरकार ये करवाती है या कोई बाहरी ताकतें इसमें लगी हुई हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है टैक्सेस, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, या फिर रॉ मटेरियल का कॉस्ट। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ेगा, जो कि मोस्टली टैक्सेस के कारण बढ़ता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेसेस पे पड़ता है, जो फल सब्जी हमारे घर पहुंचाते हैं, और इसे कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। मतलब अगर लोगों के पास पैसा स्पेंड करने के लिए ज्यादा हो जाए तो बिजनेस मोटा मुनाफा कमाने के लिए प्राइस बढ़ा देते हैं, और ये डायरेक्ट डिमांड और सप्लाई प्रोसेस फॉलो करता है। डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी करेंसी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में करेंसी जो हमारा देश कंट्रोल करता है ज्यादा प्रिंट क्यों नहीं कर लेता और सारे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देता? ये इतना आसान नहीं, क्योंकि उससे करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और देश हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ चला जाता है। अब आपने सुना ही होगा कि कुछ देश में एक चाय के लिए हमें एक ट्रक भर के पैसे लेके जाने पड़ते हैं, तो यही प्रॉब्लम ज्यादा प्रिंटिंग की वजह से आता है। अगला रीजन है हमारी सैलरी बढ़ना। अगर सैलरी बढ़ेगी तो कंपनीज चलाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ाने होंगे। ये तो हुई इन्फ्लेशन के कारण पर। आपको पता है कि इन्फ्लेशन होना भी हर देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और बिजनेस को बहुत लॉस होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक समस्या बन जाएगी। पर ज्यादा बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन भी एक बड़ी समस्या है। महंगाई बढ़ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मोस्टली सेंट्रल बैंक की होती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो आरबीआई इसे मैनेज करता है, रेपो रेट कम और ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 2 से 5% इन्फ्लेशन रेट अगर रहता है तो इंडिया के लिए बेहतर है। ये तो हुई इन्फ्लेशन की बात,
पर जैसे हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि हमें टैक्सेस बहुत देने होते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे दिए हुए टैक्सेस को कैसे हम तक पहुंचाती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट हमें सर्विसेज एंड सब्सिडीज के तौर पे बहुत कुछ रिटर्न करती है, जैसे रोड्स जो हमें और हमारे बिजनेस को लोगों से कनेक्ट करती है, फ्री मेडिसिन जो लगभग हर सरकारी हॉस्पिटल में हमको मिल जाती है, जिसका मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट एंटिटीज के सामने अपना दम तोड़ रहे हैं, हम यूज नहीं करते। सब्सिडीज जैसे गैस पे, फूड पे, ट्रैवल पे, इवन घर पे भी आजकल ये मिलता है। पेंशन मिलती है एज्ड लोगों को, इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर सब सुविधा हम यूज करें तो लगभग आधे से ज्यादा हमें रिटर्न मिल जाता है। और एक मध्यम परिवार इन्फ्लेशन और टैक्सेस की मार से बहुत हद तक बच सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, अगले मंडे मिलते हैं।